दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं स्पेशल साइंस की सीरीज। यह सीरीज है 42 नंबर की। अब तक 41 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1051 नंबर क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसका दोस्तों हमें करेक्ट आंसर देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चावल तथा मूंगफली। क्वेश्चन क्या था? निम्न में कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? गेहूं तथा सरसों होता है, गेहूं तथा चिकपी होता है, मूंगफली तथा सूरजमुखी होता है, बट चावल तथा मूंगफली नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर दोस्तों हो जाएगा। फसल के अगर प्रकार पूछे जाए तो खरीफ, रबी, जायद। खरीफ में क्या है? धान बोई जाती है। ये लगभग जून के लास्ट में, जुलाई की फर्स्ट वीक में बोना स्टार्ट किया जाता है। और रबी की बात की जाए तो यह नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में बो दिया जाता है। स्पेशली इसकी फसल गेहूं है। इसकी कटिंग मार्च और अप्रैल में होती है दोस्तों। जायद की बात करें तो जायद क्या होता है? जायद में ककड़ी, खीरा, ये सब फल, तरबूज, कलिंदी, खरबूजा, इन सबको बोया जाता है। ये इनकी स्टार्टिंग क्या होती है? अप्रैल मई स्टार्टिंग होती है और जुलाई, इनकी जून जुलाई अगस्त देख लेते हैं, इनकी कटिंग होती है। तो इसका जो हमारा 1051 नंबर का आंसर था वह सी नंबर करेक्ट था। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर क्या। ये हमने किया था दोस्तों 1051 नंबर। अब देखेंगे हम लोग 1052। इसमें देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप धान समझ जाएं आप लोग। ये किस कैटेगरी की फसल है? यह खरीफ की फसल दोस्तों होती है। इसको जून या जुलाई के फर्स्ट वीक, जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसको बोया जाता है। ये बेल के माध्यम से लगाई जाती है। अब बात होती है इसमें गैस कौन सी निकलती? इससे निकलती है CH4, जिसको मीथेन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1053। पौधों में पत्तों की पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का क्या नाम होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कौन सा है अपना? ये क्वेश्चन है 1053। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रंध्र। रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं। देखिए, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र या स्टोमेटा होता है। अब बात करें स्टोमेटा रंध्र का, इनका रोल क्या होता है? ये दोस्तों वाष्पीकरण की क्रिया के लिए पेड़ पौधों में लाभदायक होते हैं। ये पत्तियों के निचले हिस्से में ये स्थित होते हैं दोस्तों। और जितने भी पेड़ पौधे हरे होते हैं सभी में क्या क्रिया होती है? फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर 1054। देखिए ये क्या है दोस्तों। इसका पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। जो पशुओं में पशु का महामारी रोग होता वह किसके माध्यम से फैलता है? इस क्वेश्चन का ये अर्थ है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, विषाणुओं द्वारा। विषाणुओं को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर का डिस्क्रिप्शन। पशुओं का पशु महामारी रोग विषाणुओं अर्थात वायरस द्वारा दोस्तों फैलता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1055। कौन सा देखेंगे? 1055 देखेंगे। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला दोस्तों कौन सा पौधा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कसकुटा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। कसकुटा जो होता है ये कैसा होता है? ये मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करता है। इसका इस तरीके का बिहेवियर होता है। अब इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कसकुटा है। अब आएंगे 1056। देखिए दोस्तों 1056 का जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु कौन सा है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। देखिए सी नंबर,
सी नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे। सी नंबर क्या दिया गया दोस्तों? बिम्बाणु के माध्यम से। किसके माध्यम से? बिम्बाणु के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, ये रहा सी नंबर। और बिम्बाणु मतलब थ्रोम्बोसाइट। श्वेत रुधिर अणु का मतलब होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, और RBC रेड ब्लड कार्ब सेल्स, या सी की जगह आप कार्ब सेल्स भी कह सकते हैं और सेल भी कह सकते हैं। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 1057। देखते हैं 1057 में क्या है दोस्तों। पर ये इसको आप लोग निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाशय। क्या है दोस्तों? ये अंडाशय है। देखिए, अंडाशय बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। और बाकी जो ग्रंथियां हैं, मास्टर ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी कहते हैं वो अलग है, हाइपोथैलेमस अलग है। इनके अलग अलग कार्य, बट जो अंडाशय है वह ना तो बहिस्रावी ग्रंथि है और ना ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह कार्य किसी टाइप्स का करता है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1058। देखिए दोस्तों, क्या दिया गया? सूची फर्स्ट में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची द्वितीय में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ हमें करना है। तो जो फर्स्ट दिया गया है दोस्तों, ये देखिए, आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको हमें देखना है, आयरन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? ये सॉरी, ये आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वह दोस्तों हो जाता है गलकंद घेंगा। इसको अभी समझाते हैं। देखिए, आप समझें फर्स्ट ऑफ ऑल, आयोडीन यह हमें नमक से प्राप्त होता है। नमक का सूत्र NaCl है। गलकंद घेंगा, इंग्लिश में इसको ग्वाइटर कहते हैं। इसमें गले में सूजन आ जाती है। क्लियर दोस्तों? अब बात करेंगे आयरन। तो दोस्तों, जो आयरन की कमी से रोग हो जाता है वह हो जाता है क्या? वह होता है सूक्ष्माणु रक्त अल्पता, अर्थात आयरन। ये देखिए, इसमें दोस्तों आयरन से आप विशेष स्पेशली आप समझ लो कि बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? ब्लड की कमी हो जाती है। आयोडीन मैंने क्या बताया था आपको? गलकंद बताया था। ठीक, घेंगा जिसको कहते हैं। और इसके अलावा नियासिन। नियासिन में क्या होता? पैलेजिया। कौन सा रोग? पैलेजिया दोस्तों होता है नियासिन में। अब बचा विटामिन B12। तो इससे क्या हो जाएगा? प्राणसी रक्त अल्पता हो जाती है। ये देखिए, अब ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से गलकंद या घेंगा रोग, आयरन की कमी से सूक्ष्माणु रक्ताल्पा अर्थात ब्लड की कमी, नियासिन की वजह से पैलेजिया, विटामिन B12 की वजह से प्राणसी रक्त अल्पता की कमी हो जाती है। ये रोग रहे और ये इंपॉर्टेंट पोषक तत्व रहे। आगे आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको भी पढ़ लें आप लोग, जरूरी है पढ़ना। ये देखिए, आयोडीन, गलकंद घेंगा, आयरन, सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, नियासिन, पैलेजिया रक्ताल्पता, विटामिन B12 प्राणशी रक्त अल्पता। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1059। 1059 में क्या दिया गया है? जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि जिसमें रेत का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। कैसे? अभी आपको हम बताते हैं। ये देखिए देखिए, आप कोई भी पौधा उगाएं, उसके लिए जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, मिट्टी चाहिए। मिट्टी ना भी मिले तो जल में वह पौधा उग सकता है, बट उसे जल और प्रकाश दोनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश भी ना मिले तब भी वह आराम से उग जाते हैं दोस्तों। क्या होता? उग जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हमें रेत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसकी नहीं ज़रूरत पड़ती? रेत की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें रेत का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट 1060।
देखिए 1060 में, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंजाई। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। फंजाई को दोस्तों क्या कहते हैं, ये चीज आप लोग बताएंगे। चलिए हम ही बता देते। फंजाई को कवक कहते हैं, फंजाई को फंगी भी कहते हैं, FUNGI इसकी स्पेलिंग होती है। शैवाल को क्या कहते हैं? उसको एल्गी कहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1061 में क्या दिया गया है? देखिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? इसका जो करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती। अब आप समझो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यार, प्यास, उत्तेजना, गुस्सा, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत हो गई, तो ये समझ लीजिए वो हाइपोथैलेमस ही ग्रंथि क्या है, उसको कंट्रोल करती है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1062, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? जो लाल रक्त कणिकाओं को शॉर्ट फॉर्म में RBC कहते हैं। रेड ब्लड कार्पसेल्स, कार्पसेल्स की गैप सेल्स भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होते हैं। और ये लाल क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सेकंड थिंग्स, ये नष्ट कहाँ होती हैं? इनका बोले तो जहाँ पर इनकी डेथ होती है वह है प्लीहा। क्या होता है? प्लीहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा या प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, यहाँ पर ये नष्ट हो जाती हैं। नष्ट होने से भी फायदा है कि नई जो हैं वह कोशिकाएं बनती हैं दोस्तों, ब्लड नया बनने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1063। क्या 1063? स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंताप प्रजनन, जिसको इन ब्रीडिंग कहते हैं। देखो आप लोग, ये क्वेश्चन रहा, इसका ये आंसर रहा। स्वपरागण का परिणाम अंतः प्रजनन या इन ब्रीडिंग होता है। अब आप समझो स्वपरागण होता क्या? स्वपरागण पर परागण की कंडीशन आप समझ लो। स्वपरागण में दोस्तों होता क्या है, इसमें एक ही पेड़ के फूल होते हैं, एक ही पेड़ के फूल होते हैं। इवन ये कहें कि एक ही शाखा के भी फूल हो सकते हैं, इवन एक ही फूल भी हो सकता है। ये सब कंडीशन किसकी होती है? इन ब्रीडिंग या स्वपरागण की थी। बट पर परागण में क्या होगा? पेड़ पौधे परिवर्तित हो जाते, फूल भी बदल जाते हैं। एक फूल से दूसरे फूल में क्या होगा? बीज पहुंच जाएंगे। किस माध्यम से परागण होगा? कीट पतंगों के माध्यम से होगा, हवा के माध्यम से होगा, जल के माध्यम से होगा। ये सब क्या है? ये सब परागण करने के माध्यम ही होते हैं। तो स्वपरागण में क्या होगा? इसका रिजल्ट जो निकलेगा अंतः प्रजनन या इन ब्रीडिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1064। अब इसमें 1064 में देखो दोस्तों क्या दिया गया है। सही उत्तर के साथ सूची फर्स्ट तथा सेकंड से जोड़े बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे दोस्तों। B1 से क्या होता है देखते हैं। B1 दोस्तों थायोमीन। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायोमीन। अब B2, अब B2 को क्या कहते हैं? B2 का दोस्तों नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम होता है। B6 की बात करें तो B6 का जो नाम होता है वह पायरोक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन इसका नाम होता है। और B12 बचा तो B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबालमिन कहते हैं। तो B1 का जो साइंटिफिक नेम है वह थाइमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B6 का पायरोडॉक्सिन होता है, B12 का साइनोकोबालमिन होता है। अब ए का पूछा जाए रेटिनॉल, बी का पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? ये आप ही बताना। सी का एस्कॉर्बिक एसिड और बी का दोस्तों मुझे खुद नहीं, बी का तो बता ही दिया है थाइमिन होता है दोस्तों। और डी का टोकोफेरॉल। ये आप ही सारे के सारे देख सकते हैं दोस्तों। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन हम लोग।
ये इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन देख लो। सी नंबर B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, B6 पैरोडक्सिन, B12 साइनोकोबाल्मिन। अब आ जाइए 1065 किस पर, 1065 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटक बैक्टीरिया। द्वितीय उपभोक्ता घास गलत, द्वितीय उपभोक्ता घास नहीं है, प्रथम उपभोक्ता होता है क्या? उपभोक्ता नहीं, इसको उत्पादक कहेंगे घास को, ठीक है। और उत्पादक क्या, हिरण? बिल्कुल नहीं, ये तो क्या होता है, उपभोक्ता होता है, ये खाने वाला होता है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ गलत, तेंदुआ तो किसको खाता है, हिरण को खाता है। अपघटक बैक्टीरिया बिल्कुल दोस्तों, बैक्टीरिया का अपघटन, जो अपघटन की जो क्रिया होती है वह दोस्तों किस माध्यम से होती है, वह बैक्टीरिया के माध्यम से ही होती है। अर्थात कोई जीव जंतु मर जाए, पेड़ पौधे गिर जाएं, भूमि के नीचे दब जाएं, तो बैक्टीरिया के माध्यम से कुछ समय बाद वे धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी को अपघटक या अपघटन की क्रिया भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब देखेंगे 1066। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। बिल्कुल सजाएंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब बी देखो, पहले आप सारे ऑप्शन देख लो, पत्ती, फल, तना, जड़, फूल, ये चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें हम इनको सेट करेंगे, किस तरीके से सेट कर पाएँ। देखिए, पहले क्या हो जाएगा, बी नंबर से देखो, पहले नंबर होगी जड़, जड़ होगा, फिर जड़ से बनेगा तना। क्या बनेगा दोस्तों, तना बनेगा। और तना के बाद बनेगी पत्ती, ठीक है। और पत्ती के बाद क्या बनेगा, फूल, फूल से बनेगा फल। तो इसमें सबसे पहले हम किसको लेंगे, जड़ को, ठीक, फिर तना को, क्लियर। और तना के बाद हम लेंगे पत्ती को, ठीक, और उसके बाद फिर लेंगे फूल को, सबसे लास्ट में लेंगे फल को। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1067। क्या देखेंगे, 1067 देखेंगे। जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव मंडल। अब आप समझो जैव मंडल होता क्या है। जैविक वस्तुओं के संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को जैव मंडल कहा जाता है। जैव शब्द जहाँ पर प्रयोग हो तो आपके ब्रेन में हमेशा दो चीज़ें चलनी चाहिए, जंतु और पेड़ पौधे। क्या, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जहाँ दोनों जीवित रहते हैं वही जैव स्थल जैव मंडल कहलाता है। पेड़ पौधे और जानवर जहाँ जीवित रहते हैं वह जैव स्थल जैव मंडल कहलाता है दोस्तों। और जैव मंडल क्या है, सर्वाधिक उच्च स्तर को हम जैव मंडल कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट 1068। देखिए दोस्तों, इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो गन्ना। क्या आंसर हो जाएगा, गन्ना। गन्ना की फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की आवश्यकता दोस्तों होती है। और गन्ना से क्या बनता है दोस्तों, गन्ना से क्या बनाई जाती है, गुड़ भी बनाया जाता है, शुगर भी बनाई जाती है, चीनी शक्कर जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें गन्ना से बनाई जाती है दोस्तों। लेकिन शुद्ध रूप में सबसे ज़्यादा हमें क्या प्राप्त होता है, गुड़ ही प्राप्त होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1069। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप लोग समझे, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल को हरित लवक या पर्णहरिम कहते हैं, और वातावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके अपनी इस क्रिया को संपन्न करते हैं। इस क्रिया के दौरान हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। इस ऑक्सीजन का हम लोग ब्रीथिंग के रूप में अर्थात श्वसन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो हरा वर्णक पाया जाता है पेड़ पौधों में वह क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को ही हरित लवक कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1070। देखिए, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी या मैमल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। जो ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा भारी स्तनधारी मैमल कौन सा, ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल का बताया जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस लगभग में 30 युवा हाथियों के बराबर वेट इसका होता है।
आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इसके अंदर वेट होगा। इसकी जो जीभ होती वो लगभग एक हाथी के बराबर होती है दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1071। देखिए दोस्तों, 1071 में क्या दिया गया है, स्टार्ट करते हैं। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती क्या कहते हैं? उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर अधिक हो जाए उसे मधुमेह या इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। जब वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1072। देखिए, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण हो जाता है दोस्तों? ये कृमि के कारण हो जाता है जिसको वर्म कहते हैं। अब फाइलेरिया की आप पहचान समझ लो। करेक्ट आंसर इसका ए है दोस्तों। फाइलेरिया रोग कृमि या वर्म के कारण होता है। फाइलेरिया में जो पैर है वह धीरे धीरे सूज कर उसमें स्वेलिंग आकर वह हाथी के आकार का होने लगता है। तो इसलिए कहा जाता है इसे पील पाव या हाथी पाव का रोग भी कहा जाता फाइलेरिया को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1073। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है। क्या होता है? रेटिनॉल है। अब आगे देखें, अब विटामिन ए की बात हो रही तो इसका रेटिनॉल, इसके मुख्य स्रोत क्या है? स्पेशली गाजर है। बाकी जितने पीले प्रकार के फल हैं सभी में विटामिन ए पाया जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1074। मानव मूत्र है। जो मानव मूत्र क्या है? ये एक क्षारक है। क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, क्षारक है बेसिक। अर्थात जो मानव मूत्र होती है होता उसकी जो पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है। मैंने आपको बताया था जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है 6.9 तक होती वे सारे के सारे किस में आते हैं? वे सारे के सारे आ जाते एसिड में अर्थात अम्ल में। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है, 7.1 से स्टार्टिंग होती है, वो सारे के सारे बेस में आ जाते हैं अर्थात क्षार में आ जाते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग की टॉयलेट होती उसकी पीएच वैल्यू समथिंग 7.4 होती है। और ब्लड की भी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। लगभग में होती है कि जो मानव मूत्र होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती। आप लोग करेक्ट चेक कर लें। कुल मिलाकर जो मानव मूत्र होता है वह बेसिक होता, क्षार होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1075। प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑक्सिन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिन कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑक्सिन भी पढ़ते हैं। प्रकाश अनुवर्ती संचलन ऑक्सिन द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की एनसीईआरटी बेसिस सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। ये इम्पोर्टेंट है सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का हो, पीएसटी टीएसटी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस अर्थात जिसको सीबीटी 2 कहते हैं, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस सीरीज़ को आप लोग कंटिन्यू देखें और इस सीरीज़ को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।